हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको इंटरमीडिएट का जो 2022 का एग्जाम हुआ था जिसमें कि हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन शॉर्ट टाइप का 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन बता रहे थे, जिसमें कि आपको हम 1 से लेके 13 तक बता दिया है, जो आपको एक वीडियो मिल भी गया होगा। तो अब जो है हम आपको बताएंगे सवाल नंबर 14 से लेके आगे तक। अगर आपने इस वाले वीडियो को नहीं देखा है 1 से लेके 13 तक, तो आप आसानी से जाके देख सकते हैं। चैनल में देखिए, आपको मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 14 को। सबसे पहले देख लीजिए, सवाल नंबर हम 14 से ही स्टार्ट किए। इससे पहले तो हम आपको बता ही दिए हैं। 14 नंबर सवाल एक बार देखिएगा। 0 से लेके π/6 cos x इंटू cos 2x dx है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर इस सवाल को यहीं पर भी बना सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे करना क्या होगा, एक बार इस यहाँ पे बन जाएगा ना। हाँ देखिए, सबसे पहले आपको इसको i मान लेना है और इंटीग्रेशन इसको करना पड़ेगा। 0 से लेके π/6 है, cos x इंटू cos 2x है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो हम आपको लिख के बताते हैं। 2 cos a इंटू cos b, ये 2 cos a इंटू cos b का एक फॉर्मूला होता है, जो आपको हम याद दिला दे। थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। cos a प्लस b और प्लस में ही cos a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। ये है ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, जो क्लास 11th का है। और हम आपको याद दिला दें, ये खास करके 7.3 में आप ये क्वेश्चन पढ़े होंगे इस टाइप का, बस लिमिट इसमें लगा दिया गया है। ठीक ना, एक्स्ट्रा। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको 2 से गुना करना होगा और 2 से भाग देना होगा, और ये लिमिट आप जस के तस छोड़ दीजिएगा। इसको आप ऐसे लिखिएगा 2 cos, और एंगल जो बड़ा है ना उसको आप पहले लिख दीजिएगा 2x इंटू कॉस एक्स, ऐसे करके। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे करना क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला आपको आराम से लगा देना है, जो आपको अब यहाँ पे दिखाई देगा। ये 1/2 रहेगा, और आप देख लीजिए 0 से लेके π/6 तो आपका रहेगा। अब आप बताइए कि ये 2 cos a इंटू cos b पर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके चलते हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस b यानी कि 2x प्लस में x, ऐसे। और फिर प्लस cos a माइनस b यानी कि cos 2x माइनस x, ऐसे। ठीक है, और बॉक्स बंद dx ये आपका रहेगा। इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे तो 1/2, 0 से लेके ये π/6 रहेगा। अब बताइए कितना आएगा, cos ये हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो ये आपके पास cos x और dx रहेगा। क्या इसका इंटीग्रेशन अब पॉसिबल है? इसका इंटीग्रेशन संभवतः बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। cos 3x का आपको पता है sin 3x, और बटा में आपको 3 लटकाना पड़ेगा, प्लस cos x का आपको पता है सीधा सीधा sin x होता है, और लिमिट आपका 0 से लेके π/6 रहेगा। ठीक है, और आपको करना क्या है, बारी बारी से जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर पहले एक बार ऊपर वाला लिमिट रख देना है और फिर नीचे वाला। तो चलिए हम आपको रख के बताते हैं। 1/2 तो आपके पास ये रहेगा। पहले हम π/6 रखते हैं, तो देखिए 1/3 जो है ना, 1/3 को हम ऐसे बाहर कर लेते हैं। sin 2 इंटू π/6, यहाँ पर 3 है ना, तो 3 इंटू π/6 प्लस में sin π/6। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट हम π/6 रख दिया। माइनस के बाद अब हम 0 रखेंगे, तो यहाँ पर sin 0 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। sin 0 0 होता है, ये डायरेक्ट हम इसको लिख दिए। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। आगे ना बढ़ा के हम इधर ही लिखते हैं, ताकि आपको अच्छा से एक बार में दिखाई दे। 1/2 आपके पास ये बाहर रहेगा। बताइए यहाँ पे ये 3 से ही कट सकता है 2 बार में। ठीक है, तो बताइए क्या बचेगा, 1/3 इंटू, देखिए sin π/2 बचा। sin π/2 मतलब sin 90 का मान 1 होता है ना, sin 90 का मान 1 होता है, प्लस और ये sin π/6 मतलब sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, 1/2 तो ये बेचारा रहेगा। अब आप बता दीजिए कि यहाँ पे 1/3 प्लस 1/2 आपके पास ये रहेगा। इसको थोड़ा सा भी उनका जोड़ बनाइए, तो 1/2 और लघुत्तम 6, तो 2 प्लस 3, ऐसे। ठीक है, तो ये 3 2 हो जाएगा 5/6 दूनी 12 आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। एक बार अंक मिला लीजिए, कहीं पे कोई फॉल्ट नहीं ना हुआ है। देख लीजिए sin π/6 मतलब आप लोग समझते हैं ना, 30 डिग्री होगा, और sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, और ये 1/3 तो रहेगा, और ये sin π/2 मतलब sin 90 का मान 1 होता है। ठीक है, तो गुना करेंगे तो भी उनका जोड़ बना देंगे, तो नीचे में 6, 5/6, 1/2 पहले से है, तो 5/6 दूनी 12। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है, 2 से गुना और 2 से भाग करना है। क्यों? क्योंकि आपको इस फॉर्मूला पर इसको बिठाना पड़ेगा। ठीक ना, तो पहला सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसमें आपको 2 नंबर प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ता। अगला सवाल देखिएगा। अब आप लोग का सवाल है 15 नंबर। ये है 0 से लेके π/2 और cos x बट्टा sin x रूट है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर आपको 7 पर बनाना होगा। इसको हम एक्स्ट्रा पेज पर लेकर आपको बताते हैं। देखिएगा,
ये हम आपको क्वेश्चन लिख देते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। आई बराबर क्वेश्चन को आप ऐसे देख लीजिए, 0 से लेके पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 2 रूट अंडर साइन एक्स बटा में रूट साइन एक्स और प्लस में रूट कॉस एक्स और ये रहा dx। ठीक है, एक बार हम आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लीजिए। किधर गया भाई क्वेश्चन? हाँ देखिए, ओहो उल्टा लिख दिए, साइन ऊपर में कॉस है नीचे में साइन है, ठीक ना, थोड़ा सा हम उल्टा लिख दिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम उलट देते हैं। ये है आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या है कॉस है। ठीक, अब आपको करना है क्या होगा, इसको समीकरण 1 मानना है और प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाना है। प्रॉपर्टी नंबर 4 आप पढ़े होंगे कि जहां जहां इसमें एक्स आपको दिखाई दे रहा है ना, जहां जहां इसमें एक्स दिखाई दे रहा है वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, इसका आंसर भी आपको याद होगा पाई बाई 4, तो ऐसे लिखते हैं पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 इंटीग्रेशन का सवाल है। साइन यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स और प्लस में रूट अंडर कॉस, यहाँ पे भी पाई बाई 2 माइनस एक्स और ये आपके पास dx रहेगा। ठीक ना, इसको आगे बढ़ाएंगे तो आई बराबर हो जाएगा 0 से लेके ये पाई बाई 2 रहेगा। अब बताइए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन एक्स होता है, और बटा में ये आपके पास कॉस एक्स हो जाएगा और प्लस में ये कॉस है तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसको dx और इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। अब आपको करना क्या होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से तो जोड़िएगा तो इधर आई है इधर भी आई है तो ये जुड़ के हो जाएगा, मार्कर चेंज, ये हो जाएगा 2i और जोड़ेंगे तो आप देखिए गौर से, इसमें दोनों में देखिए ये लिमिट सेम है तो लिमिट को आप कॉमन ले लीजिए 0 से लेके पाई बाई 2 तक। पहला में क्या बचेगा, रूट कॉस एक्स बटा में रूट साइन एक्स प्लस में रूट कॉस एक्स और प्लस के बाद ये वाला पार्ट लिख देते हैं जो है वो है साइन एक्स बटा में रूट कॉस एक्स और प्लस में रूट साइन एक्स। ठीक है, और ये रहा आपके पास dx। अब आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सा भीनुन का जोड़ बनाकर देखिए, ये 2i बराबर क्या रहेगा, 0 से लेके पाई बाई 2 तक रहेगा। बताइए नीचे वाला अगर साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन दोनों एक ही चीज होता है। ठीक है, तो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं रूट कॉस प्लस रूट साइन या रूट साइन प्लस कॉस लिख देंगे, उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, आप ये दोनों अगर सेम है तो एलसीएम सेम आया तो एक बार में कटेगा, यानी कि रूट कॉस ऊपर आप लिखेंगे, प्लस में देखिए अभी एक बार में कटा तो रूट साइन लिखेंगे और आपके पास ये dx तो रहेगा। अब आप बताइए कि 2i बराबर ये पूरे से पूरे कट जाएगा तो एक बार में कटेगा, तो 0 से लेके पाई बाई 2 1 dx और 1 का इंटीग्रेशन आप सब लोगों को पता ही होगा कि x होता है और लिमिट आप रखते हैं 0 से पाई बाई 2। ठीक है, अब यहां से आपको करना क्या होगा, बस मान रख देना है, तो 2i बराबर एक बार पाई बाई 2 और एक बार 0, तो फाइनली आंसर आएगा आपका i बराबर गुना में 2 तब बटा में चल जाएगा यानी पाई बाई 4। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल अगर आपसे 5 नंबर वाला में पूछे तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा। 2 नंबर में है तो थोड़ा सा मजा कम आएगा क्योंकि आपको इतना बनाना पड़ेगा तो 2 नंबर मिलेगा। ठीक ना, तो 15 नंबर सवाल आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल, अगर आप देखेंगे तो चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आपका ये है। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन पर आइए, किधर है भाई, हाँ 16 नंबर सवाल। अब देखिएगा सवाल नंबर 16 क्या करा है, x के किन मानों के लिए फिक्स इतना ह्रासमान फलन होगा, फॉर व्हाट द वैल्यूज ऑफ x, मतलब कि डिक्रीजिंग फंक्शन बताना है और ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चैप्टर का है। चलिए इसको हम आपको बनाकर बताते हैं। सबसे पहले फंक्शन को देख लीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 है। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9, इसको लिख लेते हैं। पहले देखिए सवाल नंबर आपका क्या था, 16 नंबर है ना, 16 नंबर सवाल है। पहले ये एक बार देख लीजिए, फंक्शन क्या है, फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 9। ठीक है, एक बार फंक्शन को दिखा देते हैं, एक बार फिर से देखिए भाई, फंक्शन भुतला ना जाए, किधर है, आ जाओ, हाँ 3x स्क्वायर, ये देखिए 16 नंबर यही है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 और ह्रासमान आपसे पूछ रहा है। ठीक ना, चलिए अब इसको बनाते हैं। इसको सबसे पहले आपको करना क्या होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। तो देखिए इसका थोड़ा सा अगर आप पढ़े हैं पहले से तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो हम आपको बताते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहले ना आप इसको डिफरेंशिएशन करते हैं एक बार, ठीक है, समझ जाइएगा आप आराम से क्वेश्चन। 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x और माइनस 2x का 1, ये और कांस्टेंट का 0 रहेगा। इससे आप समझ पाए होंगे कि f डैश x का आंसर कितना आएगा, 6x माइनस 2।
ठीक है। और आपको इसमें x का मान निकालना पड़ता है। x के मान निकालने के लिए क्या किया जाता है कि ये f डैश x है ना, इसको आप 0 के बराबर करते हैं पहले। तो ये 6x माइनस 2 बराबर 0 करते हैं, इसे आपको x का मान निकालना होता है। तो -2 इधर आके +2, इसे आप समझ पा रहे होंगे x का मान कितना है 2/6, यानी कि काट कूट करेंगे तो 1/3 आएगा। ठीक है। और फिर आपको करना क्या होगा, एक नंबर लाइन बिछाना होगा ऐसे। नंबर लाइन पर 1/3 आप कहीं पे आप बैठा दीजिएगा ऐसे 1/3, और ये हो गया किसका ग्राफ है, एफ डैश एक्स का। ठीक है, एफ डैश एक्स का। अब आपको इसे थोड़ा सा बड़ा और इसे थोड़ा सा छोटा, ये -इन्फिनिटी होता है और इधर +इन्फिनिटी होता है, ठीक ना। तो आपको करना क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आपको 1/3 से कुछ बड़ा मान बोलना है। 1/3 करने का मतलब 1 रुपया के 3 हिस्सा है, तो आप 1 रुपया ले सकते हैं। तो आप अपना मन से पुट x का मान 1 रख सकते हैं। किस में रखना है देख लीजिए, एफ डैश एक्स में। ये जो आपको एफ डैश एक्स दिखाई दे रहा है इसमें रखना है। ठीक है, रख के पता करना है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो 1/3 से बड़ा 1 रखेंगे अगर इसमें, तो 6 एकम 6 में से 2 घटेगा 4, यानी कि प्लस में आएगा, यानी पॉजिटिव आएगा। 1/3 से छोटा कहने का मतलब 0 रख के देख लीजिए, तो 0 यहाँ रखेंगे तो 0 में से घटाएंगे तो ये निगेटिव आएगा। और हम आपको याद दिला दें कि अगर निगेटिव जो मान होगा ना, इसमें निगेटिव है और इसमें आपका पॉजिटिव है, तो निगेटिव वाला को ह्रासमान बोलते हैं यानी कि डिक्रीजिंग बोलते हैं, और पॉजिटिव वाला को इंक्रीजिंग यानी कि वर्धमान बोलते हैं। तो आपसे पूछ रहा था डिक्रीजिंग की बात, तो आप लिखेंगे एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल। ऑन इंटरवल याद रखिएगा, यहां से यहां है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -इन्फिनिटी से 1/3 में ऐसे। ठीक है, या आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं कि एफ एक्स -इन्फिनिटी से 1/3 में वर्धमान, क्या बोलते हैं, ह्रासमान बोलते हैं ना इसको। एक सेकेंड, इसको आप लिख लीजिएगा, ह्रासमान होगा। ठीक है, ह्रासमान फलन है ये। यही चीज आपको लिख के छोड़ देना है, या आप इसी चीज को आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं कि x का मान ऐसे आप छोटा और बड़ा 1/3, ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 1/3 से छोटा में डिक्रीजिंग है ना, तो आप ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हैं कि x का मान जो है 1/3 से छोटा या बराबर में एफ एक्स जो है वह निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं ऐसे भी। बस ये इतना बनाइएगा, आराम से मिल जाएगा। वैसे हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया भी होंगे, आप प्लेलिस्ट में थोड़ा सा चेक करिएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो हम आपको फिर आपको कभी पढ़ाएंगे तो इसमें आपको 2-4 को प्रश्न करवा देंगे। ठीक है, इस टाइप का। अगले सवाल पर आ जाते हैं। ये है नेक्स्ट नंबर सवाल, देखिएगा किधर गया भाई। अगला सवाल आप लोग के सामने में ये है 17 नंबर सवाल। थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है। देखिए, इसको इसी में बनाने का प्रयास करते हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। ठीक है, देखिए 17 नंबर सवाल को पहले आपको करना क्या होगा, इसको आपको सेपरेट देखना है कि आखिर क्या है। इसको सेपरेट करने के लिए आप पहले क्या करिए, इसको ना पहले आप इसमें दोनों में से बताइए क्या कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर। तो इसमें बचेगा 1 - y और ये dy रहेगा, प्लस ये दोनों में से बताइए क्या कॉमन होगा, तो y स्क्वायर, तो ये बचेगा 1 + x और ये dx अब बराबर के बाद 0 रहेगा। ठीक है, इस चीज को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो बताइए कि dy/dx कहीं कहीं आपको दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले ना एक तरफ आप इसको ले ही चलिए, तो x स्क्वायर × 1 - y dy, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में y स्क्वायर 1 + x और ये dx रहेगा। अब इसको सेपरेट करने का प्रयास करिए, y वाला को y के टर्म में लाइए, x वाला को x। तो ये देखिए y वाला ही पूरा है, ये y इधर खींच के ले आइए इसको, तो 1 - y बटा में y स्क्वायर आ जाएगा, बराबर के बाद ये माइनस को ना उधर छोड़ दीजिएगा ऐसे, 1 + x। ठीक है, और ये जो एक्स स्क्वायर है इसको इधर ले आइए, तो बटा में एक्स स्क्वायर और ये dx रहेगा। अब जैसे ही सेपरेट हो जाए तो आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन, ये dy तो आपके पास रहेगा, तो 1 - y बटा y स्क्वायर और dy रहेगा, ये माइनस बाहर कर दीजिएगा, 1 + x बटा x स्क्वायर और dx रहेगा। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो थोड़ा सा हम आपको ऊपर करके बताते हैं। देखिए, अब इसको थोड़ा सा समझिए, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए पहले इसको भाग दे दीजिए, इसमें समझ जाइएगा ना। इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 1/y स्क्वायर, और इसमें भाग देंगे तो एक उससे कट जाएगा तो 1/y आएगा। ठीक है, और ये dy रहेगा। सेम उसी तरह से दोनों में आप इसको भाग दे दीजिए, तो 1/x स्क्वायर प्लस कटेगा तो 1/x और dx आएगा। इसका इंटीग्रेशन आप पॉसिबल कर सकते हैं। 1/y स्क्वायर का क्या होता है, -1/y, और 1/y का सीधा सीधा क्या होगा, log mod y, और बराबर के बाद बताइए, ये माइनस तो आपके पास रहेगा, माइनस बाहर, ये बताइए इसका क्या होगा,
तो इसका होगा वही -1/x और प्लस में इसका log mod x और प्लस में आप कांस्टेंट k जोड़ सकते हैं। ठीक है, आप इसी को आंसर मिलाने के लिए 2 लाइन बढ़ा सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। माइनस में देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप इसको इधर उधर फेंक दीजिए। चलिए फेंक के बताते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में ये देखिए माइनस तोड़ेंगे, इसको ब्रैकेट तोड़ देते हैं, है ना। तो माइनस तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए -1/y, लगता है पूरा पेज में लेना चाहिए था, log mod y और बराबर के बाद ये 1/x माइनस में log mod x और प्लस में k। ठीक है, और इसको आप चाहे तो आंसर आगे बढ़ाने के लिए बढ़ा सकते हैं। चलिए हम आपको बढ़ाकर ही बताते हैं या छोड़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के लिए थोड़ा सा माइनस में है, इधर ले आइए इसको तो प्लस में आ जाएगा, या इसको ही ले आइए, बात एक के है, किधर भी किसी को ला सकते हैं। ठीक ना, तो ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं log mod x माइनस में log mod y। अब बराबर के बाद ये 1/x छोड़ दीजिए, माइनस में 1/y, इधर आके प्लस में 1/y या प्लस कांस्टेंट। इसको आप log के रूप में लिख सकते हैं, log mod x/y और बराबर के बाद ये सब छोड़ दीजिए, 1/x 1/y और k। यही आपका आंसर है। इसको और आगे बढ़ाना चाहे तो बहुत आगे बढ़ेगा, उसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप इतना ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क नंबर सवाल। थोड़ा सा ये सब डेंजरस होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल थोड़ा डेंजरस होता है, तो आपको इसमें आने की जरूरत न पड़े, ऐसा आप लोग को तैयारी करना है उससे सब चैप्टर में। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको 18 नंबर सवाल। देखिए ये है dy/dx प्लस n इंटू y/x प्लस x के पावर m। ये है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप लोग पढ़े होंगे 9.6 का। ठीक है, चलिए इसको हम आपको बताते हैं, पूरा अच्छा से पेज में ही गड़बड़ा जाता है इसमें dy/dx से। ठीक, देखिए इसको लिखते हैं dy/dx और प्लस में ny/x बराबर में x के पावर m है। ये सवाल एक बार आप लोग देख लीजिए, कहाँ है भाई, सवाल यही है ना, हाँ, n इंटू y/x 18 नंबर सवाल है, x के पावर m है। देखिएगा 18 नंबर सवाल था ये आप लोगों का, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। हाँ, अब ये आप याद कीजिए, ये जो फॉर्म है ना, इसको अगर आप याद करेंगे थोड़ा सा तो आपको ये वो बात याद आएगा। ये है dy/dx प्लस में py बराबर में q। ये फॉर्म में आपको बताए थे, जहां पर आप p का मान छाटिएगा ना तो p का मान आपके पास आएगा n/x और q का मान छाटिएगा तो x के पावर m। इससे आप if निकाल सकते हैं, if निकालेंगे तो e के पावर p dx। ठीक है, और आप बताइए p का मान कितना लिखेगा, तो n/x और dx लिखिएगा। इससे हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा n बाहर हो जाएगा। बताइए 1/x का क्या होता है, log mod x, है ना, और c जोड़ने की यहाँ पर जरूरत नहीं होता है। ये जो n है ना, इसको माथा पर छरपा दीजिए, तो ऐसे आप लिख सकते हैं x के पावर n। और आपको एक फॉर्मूला बताए थे, e और log हट जाता है तो सीधा सीधा x के पावर n इसका if आएगा। इसका सोल्यूशन के लिए आपको बताए थे y गुने if बराबर q गुने if और dx प्लस c। ये फॉर्मूला होता है, इसमें आपको मान बैठा देना होगा। y गुने if का मान निकाल के लाए x के पावर n और q का मान यहाँ पर देख लीजिए x के पावर m है, तो x के पावर m गुना और if का मान अभी निकाल के लाए x के पावर n dx अब प्लस में c। ठीक है, फाइनल आंसर के लिए आपको बढ़ाते हैं y गुने x के पावर n बराबर, ये देखिए आधार समान है तो पावर तो जुड़ जाएगा, यानी m प्लस n और dx इसको लिख दीजिएगा और प्लस में c। फाइनली आंसर आपका आएगा y x के पावर n बराबर, बताइए ये x के पावर m जैसा x के पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं ना, वैसा ही x के पावर m प्लस n पावर में एक जोड़िए और बटा में भी आप कितना लिखेगा m प्लस n प्लस 1 और प्लस में आपको ये कांस्टेंट k या c तो है ही, आप इतना ही छोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है आप लोगों को इतना ही मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से आप इस सवाल को बना सकते हैं। बस आपको ये समझ लीजिए, हम आपको याद दिला दें 9.6 का ये इस टाइप का सवाल आप पढ़े होंगे। ये फॉर्म है आपका, पहला फॉर्म पढ़ी ये सवाल था। ठीक है, पहला फॉर्म अगर आप देखेंगे तो आपको याद आ जाएगी। ये सब प्रैक्टिस करिएगा खुद से तो थोड़ा सा और बेहतर से आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, याद रखिए ये हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाए, थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। आपको पता होना चाहिए x के पावर n dx का क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 अब बटा में n प्लस 1 होता है ना, जितना पावर है उतना में एक जोड़ते हैं, तो ये पावर m प्लस n था, एक जोड़े उतना ही से भाग देते हैं और लास्ट में ये c या k तो आप लिख सकते हैं, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 18 नंबर समझ गए होंगे। अब हम बताते हैं आपको नेक्स्ट नंबर सवाल। नेक्स्ट है 19 नंबर। देखिए 19 नंबर सवाल एक बार समझ लीजिए,
क्या कह रहा है समझिएगा, दो रेखाओं के दिक् अनुपात दिया हुआ है, इतना और इतना के बीच का एंगल निकालना है, ठीक ना। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस विद डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है। तो देखिए डायरेक्शन रेशियोज अगर दिया हुआ रहे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम आपको याद दिला दे। देखिए एक बार, क्या नंबर है, 19 नंबर है ना, हाँ 19 नंबर सवाल है, देखिएगा 19 नंबर सवाल है। थोड़ा सा हम आपको ध्यान पूर्वक की बात को समझना होगा। पहले आपको बता दें 19 नंबर में आपको फॉर्मूला लगाना है, एंगल अगर निकालना हो तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और बटा में आप लिखेंगे रूट अंडर A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर, फिर रूट अंडर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, इसी में आपको बैठा देना है। इसमें आपको A1 B1 C1 पहलक्का से लेना है, A2 B2 C2 दूसरका से लेना है, ठीक ना। तो देखिए हम आपको बताते हैं, इसमें अब मान रही बात कि आपको मान देखना पड़ जाएगा, थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं। किधर है भाई, हाँ देख लीजिए एक बार, 2/3 माइनस 1/3 और माइनस 2/3। देखिए नीचा में 3 है, 2 माइनस 1 माइनस 2, याद रखिएगा 2 माइनस 1 माइनस 2। देखिए ये है पहले 2 माइनस 1 माइनस 2 बटा में 3 है, बटा में 3 है, बटा में 3 है। ये है आपका पहला का, और दूसर का एक बार देख लेते हैं, ठीक है। दूसर का देखिए, हाँ दूसर का क्या है भाई, देखिए ध्यान से, दूसर का में 7 बटा में है, 3 2 6 है, ठीक है, 3 2 6, 3 2 6। एक जगह लिखा हुआ रहता था थोड़ा सा बेहतर हो जाता क्या। चलिए तीन फिर भूल गए, 3 2 6 है, क्या है एक बार देख लीजिए आप लोग। हाँ किधर गया भाई, आ जाओ, हाँ 3 2 6 था, ठीक है बिल्कुल सही था, 3 2 6। देखिए तो ये है आपका 3 और 2 और 6, बटा में आप समझ पा रहे होंगे 7 है, 7 है, ठीक है। ये जो मान है ना आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको वैल्यू है ये A1 है, ये B1 है और ये C1 है, ठीक है। ये A2 है, B2 है और ये C2 है, इसमें मान बैठा देना। चलिए बैठाते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। A1 का मान पहला का 2/3 गुना इसमें से 3/7, ठीक है। ये A1 ऐसे लिखिएगा, आपको इस वाला में मान रखना है, ठीक ना। और प्लस ये देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस से लिखिएगा, 1/3 गुने 2/7, और ये लिखिएगा माइनस है तो माइनस से 2/3 गुने 6/7। और बटा में आपको करना क्या होगा, इस सब का मान A1 B1 C1 इसका स्क्वायर करना होगा। तो देखिए 2/3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2/3 का स्क्वायर, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको मान आराम से रखने वाला बात है। 3/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर, ठीक। अब इसमें इसी को बस आपको सोल्व करना है, थोड़ा सा ऊपर करके देखिए, इसको सोल्व करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से कितना आएगा भाई, 3 दूनी 6/7 माइनस 2/7 और 6 दूनी 12/7 बटा में इसको थोड़ा सा देखिए तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4/9 प्लस ये हो जाएगा 1/9 प्लस में 4/9, ठीक है। फिर रूट अंडर कितना आएगा 9/49 प्लस में 4/49 और प्लस में 36/49, ठीक। अब इसी को इधर बढ़ाते हैं, थोड़ा सा ऊपर भी नून का जोड़ घटाव बना लीजिए। तो ऊपर कितना होगा, 6 में से 2 घटेगा 4 और ये तो हो जाएगा माइनस में 8। देखिए 12 2 14 हो जाएगा, माइनस में 8 आएगा, माइनस में 8/21 और बटा में एकरा देखिए तो ये कितना आएगा भाई, 4 1 5 1 9 4 5 4 9 हो जाएगा, 9/9 कट उठ के 1 आएगा, इसका हमको लगता है 1 आएगा। और इसका देखिए 36 4 40 49 49/49 कट के 1 ही आएगा, इसका भी 1 आएगा इस तरह से। यानी कि मोड है तो प्लस में 8/21 आया, ठीक है। और आपको इस cos थीटा बराबर इतना है ना, इसका मतलब आपको थीटा का मान निकालना था। थीटा बराबर आप लिख दीजिएगा cos इनवर्स 8/21 और यही आपका एंगल हो जाएगा, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक मान रख देना है, इसमें आप देख लीजिएगा गलती से मिस्टेक ना हो जाए, ठीक ना। अंक को ध्यान पूर्वक आपको रखना है और जोड़ घटाव तनी ठीक से कर लेना है, ठीक। तो ये रहा आप लोगों का 19 नंबर सवाल। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 19 के बाद आते हैं 20 नंबर सवाल पर। देखिए ये 20 नंबर इसी में बना देते हैं क्योंकि उधर जाने में इधर उधर हो जाता है। देखिए आपको हम बताते हैं 20 नंबर सवाल देखेंगे कि ये है, ये देखिए क्या करे, इतना और इतना परस्पर लंब है। तो लंब वाला आपको कंडीशन बताते हैं। सबसे पहले आप क्या करिएगा, लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पहले आप ये कंडीशन लगाइएगा A1 A2
B1 B2 C1 C2 बराबर 0। और आपको करना क्या होगा, A1 B1 इस सब के मान देखिए, ये जो मान है ये A1 B1 C1 का है, ठीक है, और ये है A2 B2 और C2। लेकिन हाँ याद रखिएगा X Y Z ये पहले होना चाहिए, X Y Z पहले, उलट कभी कभी ये 4 - x लिख देगा ना, तो उस टाइम आपको सीधा पहले करना पड़ेगा, इतना याद रखिएगा, ठीक ना। तो देखिए A1 का मान ये रखिएगा P गुणा ये है 3 तो 3 प्लस B1 के मान ये 3 है तो 3 गुना ये B2 का मान कितना -2 तो -2 प्लस C1 के मान 4 है और C2 का मान 0 है, बराबर के बाद आपको 0 लिखना है, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ा देना है, तो आगे बढ़ाएंगे तो देखिए गुना करेंगे तो 3p माइनस में 6 और प्लस में 0 बराबर होलसेलर 0। इसको निकालेंगे तो 3p - 6 उधर आके +6 यानी कि p के काट देंगे तो p का मान आपका 2 आएगा और ये रहा आंसर। और हाँ, हम आपको याद दिला दें, ये जो 20 नंबर आपको सवाल दिखाई दे रहा, इस टाइप का प्रश्न हर साल पूछता ही पूछता है। आपके फाइनल एग्जाम में भी इस टाइप का सवाल पूछेगा कि दो प्लेन जो है परस्पर लंब है, तो आपको यहाँ पर p का मान चाहे k का मान पूछेगा, ठीक है, निकाल सकते हैं आराम से। बस आपको ये याद रखना है कि दूगो अगर लंब का है तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 के बराबर होता है, ठीक ना। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आप लोगों के सामने में ये है, देखिएगा ध्यान से। 21 नंबर सवाल है, सदिश इतना और इतना का सदिश गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। सदिश गुणनफल मतलब इसका सदिश गुणनफल, तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, यानी सदिश गुणनफल मतलब क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि आपको निकालना है ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी आप जानते हैं ऐसे डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं, इसका मान हम आपको निकाल कर बताते हैं। चलिए आप आगे देखते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए, इसको लिखना पड़ेगा 2 3 5 है, ठीक है, ये याद रहता नहीं है, 2 3 5। देखिए किधर है भाई, देखिए पहला मान लेते हैं, पहला में मान लेते हैं वेक्टर क्या है, 2 3 5 है, 2i 3j और 5k, ठीक है, ये मान लिए। और एक वेक्टर b है, ये b क्या है, थोड़ा सा इसको भी अब देखना पड़ेगा, b कहाँ गया, हाँ देख लीजिए, 2 - 3 5 ठीक था। अब 8 - 9 11, 8 - 9 11, 8 - 9 11, किधर है भाई, 8 - 9 11, 8 - 9 और 11, ठीक है, ये प्लस में 8 - 9 और 11। अब आपको क्या नंबर था भाई, देख लीजिए, 20 नंबर सवाल था, 20 नंबर, ठीक है। अब 20 नंबर सवाल को आपको निकालना क्या था, सदिश गुणनफल यानी कि a क्रॉस b। बस a क्रॉस b का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। या पहले आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम आपको याद दिला देते हैं, थोड़ा सा ये इधर उधर सवाल जो हो जाता है इसीलिए थोड़ा सा और डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पर A1 A2 A3, यहाँ पर B1 B2 B3, ये आपको याद रखना, ये फॉर्मूला है और इसमें आपको मान बैठा देना है। तो देखिए आपको बता दें, ये I J और K रहता है, और यहाँ पर ये जो मान है ना, इसमें से आपको रखना है, तो कितना है, 2 - 3 5, और B1 B2 B3 है, इसमें से आपको रखना है। तो देखिए 8 - 9 और 11। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देना है, एक्सपेंड करके आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आपको आंसर निकाल कर बताते हैं। सबसे पहले एक बार देख लीजिए, झांका ताकि करना होगा, आपको आई लिखना है, झांकिए इसको, ऐसे याद है ना, ऐसे झांकेंगे थोड़ा सा रेड पेन से ही। देखिए इसको अगर हम झांक देंगे, इसको अगर मान लीजिए इसको झांकेंगे ऐसे, तो क्या बचेगा, -3 5 -9 11, फिर आप -j लिखेंगे और फिर इसको झांकेंगे ऐसे। देखिए इस बार j को झांकना, ये डिलीट हो गया, तो 2 5 8 और 11, फिर आपको k लिखना है, k को झांकना है उसी तरह से, इसको ऐसे डिलीट हो गया, तो 2 - 3 और 8 - 9, ठीक है। अब इसी को आंसर बनाने के लिए आगे इधर बढ़ाते हैं, देखिएगा ध्यान से, आई तो आपके पास रहेगा, और ये बताइए कितना है, ये आई है, ठीक ना, और ये गुना कीजिए तो माइनस में हो जाएगा 33, अब माइनस फार्मूला से 9 × 5 = 45, तो प्लस में 45 लिखिएगा, माइनस में जे आपके पास बाहर रहेगा, 11 दूनी 22, 8 × 5 = 40, ठीक है, और प्लस में के तो रहेगा, और इसको थोड़ा सा गुना कीजिए, माइनस में 9 दूना 18, अब माइनस फार्मूला से 8 × 3 = 24, तो प्लस में 24। अब इसको बनाइए आई, और आई गुने कितना आएगा भाई, देखिए 45 में से इसको घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 12 ही आएगा ना, 12 माइनस में जे, और ये घटा लीजिए तो माइनस में कितना आएगा, 18, नहीं माइनस में 18 12 40 होता है, 18 22 40 होता है
है ना। अब उसके बाद इसको घटाते हैं, प्लस में के जस के तस, इसको घटा लीजिए, 24 में से 18 था 6, और अब बता दीजिए कितना आंसर है, 12i माइनस माइनस प्लस 18j और प्लस में 6k। ये रहा आपका सदिश गुणनफल। बस आपको यही a क्रॉस b निकाल देना था। एक आध बार देख लीजिएगा माइनस प्लस का गड़बड़ उड़बड़ नहीं ना हो गया है, गड़बड़ उड़बड़ हो गया तो देख लीजिएगा। ठीक, ये रहा आप लोग का आंसर। बस आसानी से निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा एक्सपेंड करना था आपको, एगो डिटर्मिनेंट का झांका, ताकि ये सवाल भी पूछता ही पूछता है। ठीक है, a क्रॉस b तो आपको हर साल पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, अगले सवाल पर आ जाते हैं। थोड़ा सा समय देख लेते हैं, कितना देर हो गया भाई। हाँ 30 मिनट हो गया है। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं, 20 को बता दिए हैं। आते हैं 20 हो गया, 21 नंबर सवाल पर आते हैं। अब देखिए एक सिक्के को, देखिएगा ध्यान से, एक सिक्के को यहीं पर हम बनाने का प्रयास करते हैं। एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो ठीक 4 बार शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है। देखिए सिक्का को 6 बार उछाला जाता है तो आप याद कीजिए ये आपका 13.5 का सवाल है। ठीक है, n का मान याद रखिएगा, 6 बार उछाला है तो 6 लिखिएगा, और ठीक 4 बार शीर्ष, शीर्ष कहने का मतलब एग्जैक्टली हेड चाहिए, तो हेड कहने का मतलब आप लिखेंगे p बराबर हेड आने की प्रायिकता। तो हेड आने की प्रायिकता 1/2 होता है, और फिर टेल आने की प्रायिकता 1 में से 1/2 घटा लीजिएगा तो 1/2 ही आए। आपको यहाँ पर एक px का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ncx q के पावर n माइनस एक्स इंटू पी के पावर x। ठीक है, और n का मान यहाँ पे दिखाई दे ही रहा है 6cx, q का मान 1/2 के पावर 6 माइनस एक्स, और p का मान भी 1/2 के पावर x है। अब आपको पता है ये आधार समान है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 6cx 1/2, और ये x x कट जाएगा, है ना, माइनस और वो प्लस है तो कट जाएगा, तो इतना आ जाएगा। अब आपको क्या करना क्या है कि आपसे पूछ रहा है एग्जैक्टली कै गो हेड पूछ रहा है, तो 4 गो हेड पूछ रहा है, तो यहाँ पर x जो है ना, ये px का मान जो आया इसमें आपको 4 बैठा देना है। तो लास्ट में लिख देना है p4 बराबर, ये आ जाएगा 6c4 1/2 के पावर 6, और आप चाहे तो इतना पर आंसर छोड़ सकते हैं या इसको आप बढ़ा सकते हैं। तो 64 को आप छोटा कर लीजिएगा तो 62, इसको 6 में से 4 घटाते हैं छोटा, और 1/2 यानी 32 दूना 64 आएगा ये। ठीक है, इसका आंसर निकालेंगे 62 को, तो 6 गुने 5/2 और 1/64 रहेगा। अब इसको काट दीजिए थोड़ा सा 3 से, तो कितना आएगा, 5 तिहाई 15/64 आपका आंसर आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन का हम फॉर्मूला लगाए हैं, जो आपको बता दें 6 नीचा में 2 है ना, तो 6 को 2 गो टर्म लिखना है घटते क्रम में, 6 5 बटा में 2, और याद रखिएगा 1/64 तो रहेगा, और उसके बाद इसको काट सकते हैं 3 5 से 15/64 आपका आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेट थोड़ा सा अच्छा से आप गुना भाग कर लीजिएगा खुद से एक बार। उसके बाद अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल आप लोग के सामने में ये है 23 नंबर, निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल करना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्या निकालना है, अधिकतम मान निकालना है, यानी मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो मैक्सिमाइज करना क्या है भाई, ये देखिए, ये पहले आप इसको पकड़िए थोड़ा सा, इसी को हम मैक्सिमाइज करके आपको इसी में बताते हैं, होगा इसमें। चलिए आपको बनाना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज लेते हैं। 4x प्लस 5y छोटा है 20 से। ठीक है, इस बार आप जो है ना सेट कर लेंगे बढ़िया से इसको। देखिए 4x प्लस 5y छोटा है 20 से, ये सवाल है आपका। ठीक ना, और इसको आपको सबसे पहले करना क्या होगा, पहले इसका संगत समीकरण लिखना होगा, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बी, संगत समीकरण। संगत समीकरण क्या होता है, 4x प्लस में 5y, खाली यहाँ पर कुछों का साइन है, आप बराबर का साइन दे दीजिएगा 20। आपको करना क्या होगा, इस फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा लाइन का इक्वेशन, x/a प्लस y/b बराबर 1। आपको कोई भी लाइन है इसको प्रयास करिए इस फॉर्म में लाने के लिए। तो पहले आप क्या करिए, बराबर के बाद 20 है, 20 से भाग दे दीजिए। ठीक है, ये आप बराबर के बाद 1 आ गया, इसको आप काट सकते हैं, तो आपके पास आएगा x/5 प्लस y/4 बराबर 1। अब यहाँ पर x एक्सिस को 4 5 पर कट किया है तो हम बोलेंगे 5,0, और a को 4 पर कट किया है तो 0,4। ये हो गया। ग्राफ खींचने टाइम आपको ये काम करेगा, जैसे हम ग्राफ यहाँ पे खींचे, देखिएगा ये ग्राफ हो गया। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा था, यहाँ पे ओरिजिन जानते हैं, ये कह रहा है 5,0 पर था, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे है ये 5,0, और एगो 0,4, तो इससे छोटा आप ले लीजिएगा, अंदाज से यहाँ पे ले लीजिए 0,4, या आप गिन के भी ले सकते हैं। इसको आपको करना क्या है, ज्वाइन करा देना है, अच्छा से मिला दीजिए। ठीक है, अब याद रखिएगा ये जो अब छोटा का साइन है ना, तो छोटा का साइन है तो आप नीचे आइएगा ऐसे,
अगर बड़ा का साइन होता है तो ऊपर जाते हैं, ठीक है। ये पेंटिंग हो गया है। अब इसमें ये जो एगो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है 0 0, ये तीनों पॉइंट को ना आपको जेड में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको जेड देखना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले हम आपको इसको बॉक्स पहले बना देते हैं, ये देख लीजिए एक बार, उसके बाद आप आराम से रख लेना। जैसे यहाँ पर ये कॉर्नर पॉइंट आपको देखना है, 3 गो है ना कॉर्नर पॉइंट, ये आप ऐसे पार दीजिए। ये हो गया पॉइंट आपको रखना है, पॉइंट मतलब कॉर्नर पॉइंट समझिएगा। एगो 0 0 हो गया, एगो ए जो है वह 5,0 है और एगो बी जो है वह 0,4 है। इसमें आपको जेड में रख देना है। तो थोड़ा सा जेड आपको दिखाते हैं किधर है भाई, देखिए जेड किधर है, ये है आपका जेड। देखिए यहाँ पे देख लीजिए क्या है, जेड बराबर क्या, 11x प्लस 12y है, ठीक है ना। 11x प्लस 12y है, 11x प्लस 12y। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा जेड बराबर 11x प्लस 12y। और आपको ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको बैठा देना है, ठीक ना। इस पॉइंट को आपको यहाँ पे बैठा देना, ये पूरा देख लीजिए। बैठाएंगे तो 0 0 बैठाएंगे तो 0 ही आएगा, 5 बैठाएगा तो 11 5 55 और y का मान तो 0 ही रखेगा। x के मान इस बार 0 तो 0 हो जाएगा और 12 चौक 48, ठीक है। और आपसे अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा तो ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप लिख दीजिएगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z बराबर कितना होगा, 55, ठीक है। और किस पॉइंट पर आएगा, तो ये आएगा 5,0 पर, क्योंकि यही पॉइंट आया ना और ये यहाँ पर पॉइंट जो है वही आपका आंसर आ जाएगा। हिंदी में भी आप लिख दीजिएगा कि बिंदु 5,0 पर z का महत्तम मान 55 है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, महत्तम मान पूछ रहा था तो ये आंसर होगा, मिनिमम पूछता मतलब न्यूनतम पूछता, देखिए मैक्सिमम पूछा था ना, एक बार देख लीजिए। यहाँ पे आपसे मैक्सिमाइज करने के लिए कहा था तो मैक्सिमम मान ही निकालना था, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं, अगला 24 नंबर सवाल देखिएगा। 24 बड़ा आसान सा सवाल है, यहीं पे ये बन जाएगा। ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा, हर एग्जाम में हर एक साल पूछता ही है। आर बराबर कितने 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर 8 देगा, 4 दे देगा, कुछ दे देगा और कहेगा वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें इसकी त्रिज्या के सापेक्ष। तो ये सीधा सा सवाल होता है। जैसे देखिए इसको आप यहीं पे बना सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक सर्कल बना लीजिए छोटा सा, मान लीजिए ये त्रिज्या r है। आप जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले तो आप मान लीजिएगा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, पाई r स्क्वायर। और आपसे क्या पूछ रहा है, वो dA बाई dr पूछ, dA बाई dr यानी r के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन करना है, ये निकालना है। आज जब कह रहा है r के मान कितना सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर चलते हैं, पहले आप हमको बताइए a बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर आपको पता है, इसको डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, dA बाई डी आर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा r के रेस्पेक्ट में, तब पाई r स्क्वायर। अब आप बताइए, पाई तो कांस्टेंट है तो बार हो जाएगा, r स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में 2r होगा, गुना करेंगे तो 2 पाई r आएगा। तो ये डिफ्रेंशिएशन आ गया, लेकिन इसमें आपको मान क्या रखना है, आप लिखिएगा जब r के मान 16 सेंटीमीटर, बस इतना याद रखना है। r के मान ये जो दिए हुए ना बाद में रखना है, ठीक ना। तो बाद में रखने के लिए आप लिख दीजिएगा dA बाई dr बराबर, यहाँ पे इसमें मान रख दीजिएगा तो 2 पाई के 2 पाई और गुना में 16 यानी 16 दूना 32 से, देखिए सेंटीमीटर में है, क्षेत्रफल स्क्वायर होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर, और याद रखिएगा त्रिज्या सेंटीमीटर में आता है तो पर सेंटीमीटर। और ये रहा आपका आंसर। पाई छोड़ दिए, पाई छोड़ दिए भाई, पाई मत छोड़िएगा, ठीक ना। देखिए तो इसका हो जाएगा 16 दूना 32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। बस आपको इतना ही बनाना है और इसमें आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा, ठीक। एक और सवाल देख ही लेते हैं, ये देख लीजिए 25 नंबर सवाल देख लीजिए क्या है। 25 नंबर कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये एक वेक्टर का सवाल है, एगो डॉट है और एगो क्रॉस है। तो इस टाइप का आंसर तो आपको निकालना बताए थे, चलिए इसको थोड़ा सा निकाल कर यहीं बताते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहीं पे समझाते हैं। ये इसमें आपको मान निकालना है, पहले ये देखिए इसका मान जो है ना पहलक्का में लिखिएगा 7 - 1 - के, ये दूसरका वाला मान इसमें लिखिएगा 2 2 3, इसके तीसरका वाला इसमें मान लिखिएगा 9 1 2। बस दो ये डिटर्मिनेंट का आपको आंसर निकाल देना है इसको, ठीक है। डिटर्मिनेंट का आपको आंसर आना चाहिए बनाने। एक बार पहले कोई प्रॉपर्टी लगा के देख लीजिए तो कोई फायदा उदा करेगा क्या, देखिए तो इसको प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमें लगता है यहाँ पे के लिख दिए हैं क्या, ये क्या लिखा गया भाई, एक सेकेंड, ये यहाँ पे के कैसे लिखा गया, हाँ देखिएगा यहाँ पे नहीं नहीं यहाँ पर के है तो 1 होगा ना, -1 लिखेंगे, ठीक है 1, हाँ -1 लिखेंगे, ठीक है। अब आप बता दीजिए कि आपको करना है, यहाँ से कोई प्रॉपर्टी लगाकर आपको दिखाई दे रहा है कि 2 को बराबर आ जाए। तो देखिए अगर आप इस चीज को
और इस चीज को अगर आप जोड़िएगा ना तो हमको लगता है बराबर आ जाएगा। तो आप लिखिए पहले ऐसे R1 चेंज R1 प्लस R2, नहीं अगर आपको इच्छा ना हो ये एक्सपेंड ये प्रॉपर्टी लगाने का तो एक्सपेंड कर दीजिएगा ऐसे। तो R1 को हम जोड़ रहे हैं, इसमें इसको जोड़िए तो कितना आएगा देखिएगा ध्यान से, 7 2 9, इसको जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 2 में से घट जाएगा, 3 में से घटेगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये सब बेचारा आप जस के तस उतार दीजिएगा, 2 2 3 और 9 1 ये 2 रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पे 2 को आपको रो बराबर दिखाई दे रहा है तो इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि 2 गो कोई भी डिटर्मिनेंट में 2 गो रो और या 2 गो कॉलम बराबर होता है तो आंसर 0। और हाँ एक बात याद रखिएगा, ये जो डॉट और वो क्रॉस रहेगा ना और फिक्स है कि आंसर 0 ही ज्यादा चांस रहता है, ठीक है। ऐसा सवाल, ठीक। तो अभी हम 25 नंबर सवाल तक ही छोड़ देते हैं, फिर हम आपको आगे बताएंगे 26 27 28 29 30, ठीक है। काफी वीडियो बड़ा हो गया इसलिए हम यहाँ तक छोड़ देते हैं। चलिए तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट, एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कि आपको 5 सवाल बता देंगे। तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, थैंक यू।